जो चलिया हो, चले जो चलिया हो। आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हो, बदले बदले देख रहे हो। आप तो लेट सारे पहले पहुंचे। आइए पीछे के जो आराम करें या पीछे मजे करने कोई चक्कर नहीं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसे आप मैं नहीं है साहब, कह रहा था कि पानी थोड़ा बहुत चंबा का मैंने भी ले जाना है। कि वैसे ही आप देखते रहो तो सही जाओ ना, तो चंबा का पानी अच्छा अरे बदल गया सब कुछ। सर आराम करें सर। अरे कैसे हैं आप? मैं तो दमाद हूँ आप बहुत बहुत बेटा के अंदर साहब आते पहले आपकी दुकान देखी एसपी डांस, मैंने कहा पुराने प्रेसिडेंट को मैं ज्यादा तेरे घर के पास दिल मेरा तेरा
जाए मतलब रामिए हो राजा राम सिंगारो देखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो देखिया चंबा शहर तेरा शहर भी दिखिया जुगान सारा दिखिया शहर भी दिखिया जुगान सारा दिखिया दिखिया चोटीला तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा वारे बिननिया आए बिननिया वारे बिननिया आए बिननिया बिच शीतला दा तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा गिरदी परोई जब फिरते चलोगे गिरदी परोई जब फिरते चलोगे कितना सोना महल तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा झुमार भी दिखिया खजियार भी दिखिया झुमार भी दिखिया खजियार भी दिखिया दिखिया खजी नागिर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा तीसे दीखी गोड़ ते चोटी तीसे दीखी गोड़ ते चोटी चंबे पसुआ जेरा तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा शहर भी दिखिया जुगान सारा दिखिया शहर भी दिखिया जुगान सारा दिखिया दिखिया चोटीला तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा शहर तेरा हो राजा राम सिंगारो दिखिया चंबा बताओ तो एक घंटा पहले आते हैं आधी बातें बताते नहीं हो आओ सर मुझे लगता है जो मेरे पास जिम्मेदारी है मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊं भारत की सेवा कर सकूं और हिमाचल प्रदेश को जो सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया है मुझे
उस जिम्मेदारी का एहसास भी है और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सेंटर में व्यस्त रहेंगे कि हिमाचल का भी नेतृत्व करने वाले हैं फ्यूचर में? मैंने कभी राजनीति में आने के बारे में भी सोचा नहीं था। मैं खिलाड़ी था, उसके बाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना, और ये कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊँगा। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसके कारण जीवन में एक बदलाव आता है, आपको एक नई जिम्मेदारी मिलती है, और वो मेरे साथ हुआ। लेकिन जब से जिम्मेदारी मिली, मैंने कभी, चाहे वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, कमेटी के अध्यक्ष में हो पार्लियामेंट के, या फिर 4 बार एमपी बना तो अपना दायित्व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल के प्रति हो, या संसद में विपक्ष को घेरने से लेकर सत्ता पक्ष के पक्ष में बोलने की बात हो, उन सबको अपनी तरफ से निभाने का प्रयास किया है। 100% देने का प्रयास करता हूँ। जैसे पिछली रात को भी लगभग 1:30 पौने 2 बजे मेरी ऑफिस की फाइलें मीटिंग्स खत्म हुई, तो आज सुबह 5 बजे मैं एयरपोर्ट पे था, 4 बजे उठ के। वो तब से लगातार आपके बीच में हूँ। कल सुबह फिर सुबह 7 बजे जाना, और कल भी रात के 12-1 बजे तक ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं सोचता कि आज का दिन कितना लंबा होगा, आज क्या करना है। जो जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए कितनी मेहनत परिश्रम करना है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक पद की बात है, पद से कुछ नहीं होता, कार्य करने से फर्क पड़ता है। आखिर आपके पास जो जिम्मेदारी है उस पर आपने न्याय किया कि नहीं किया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि ये आदरणीय मोदी जी ने ये जिम्मेदारी दी है और मुझे इसका एहसास है कि कुछ सोचकर दी होगी, तो उसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। उस तरह से क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर धूमल जी दोबारा पारी खेलें? ये अनुराग ठाकुर के चाहने से नहीं होता है जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। धूमल जी एक निष्ठावान कार्यकर्ता, पिछले लगभग 5 दशक से, 50 साल का समय बहुत लंबा होता है राजनीति, और कोई एक उदाहरण आज तक ऐसा नहीं आया कि धूमल जी ने कभी पार्टी के खिलाफ जाके कभी कोई बात की। सदा पार्टी को आगे रखा, प्रदेश को आगे रखा, प्रदेश को आगे रखा। और मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ जी। वो राजनीति में होकर भी एक साधु संत की तरह है, और एक चुनाव हारने के बाद भी कार्यकर्ता के रूप में कैसे उस विधानसभा को पालना, वहाँ के लोगों की चिंता करना, मुझ जैसे युवा कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग चुनाव हारते भी होंगे, वापस मुड़ के देखते भी नहीं। वो शायद इकलौते ऐसे होंगे जो उसके बाद भी 10-15 दिन के बाद पोलिंग बूथों की मीटिंग कर रहे थे। कोविड के टाइम पर भी सबके बीच में रहे। ये सामान्य बात नहीं है जी। और ये मैं कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ, एक पुत्र के नाते नहीं कह रहा। वो क्या करना, उनको क्या नहीं करना, वो उनकी अपनी, इतने बड़े कद के हैं कि उनको तय करना है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, वो सदा कर्मठ कार्यकर्ता रहे, समर्पित रहे, पार्टी को 5 साल, एक बार नहीं 2-2 बार 5 साल पूर्ण सरकारें चलाने का काम भी किया। हिमाचल प्रदेश में सड़कों वाले मुख्यमंत्री, बिजली वाले मुख्यमंत्री, विकास वाले मुख्यमंत्री नाम से जाना भी गया। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट कीजिए। मिली जुली सरकार थी। स्वर्गीय पंडित सुखराम जी हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन पहली सरकार तो गठबंधन की सरकार थी, बहुत आसान भी नहीं थी, लेकिन उस समय जो डिलीवर किया है। आज हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उस समय प्लास्टिक को बंद कर देना, उस समय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाना, CFL के बल्ब लाकर बिजली बचाना, बहुत सारे कदम उस समय, माता शबरी योजना लाकर रसोई गैस के सिलेंडर देना, जब शायद देश में कोई कल्पना भी नहीं करता था, तब धूमल जी ने किया। तो आज अनुराग कैसे ये तय कर दे कि धूमल जी क्या करने वाले हैं? चंबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और आप केंद्र में हैं, तो चंबा के लिए कोई किसी राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के प्रोजेक्ट की अभी तक कोई पैरवी की हो?
किसने? आपने? मैं तो पूरे हिमाचल के लिए पैरवी करता हूँ, चंबा एक जिला नहीं। स्पेशल चंबा के लिए। जैसे मैं आया, मुझे हंसराज जी ने, नैयर जी ने, जियालाल जी ने, विक्रम जरयाल जी ने, सब ने, हमारे सांसद महोदय कपूर साहब ने, सब ने कहा कि देखिए आकांक्षी जिला है, यहाँ के युवाओं को खेलों की सुविधा मिले। मैंने कहा था एक, फिर मैंने कहा 2 इंडोर स्टेडियम कर देते, कहा नहीं बहुत लंबा इलाका है तो कम से कम 5 कीजिए। तो मैंने कोई किंतु परंतु नहीं की, क्योंकि चंबा के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने में कहीं कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमने इसलिए 5 कहे। 50 जिम देना भी कोई छोटी बात नहीं थी। पहली बार कहीं पे इकट्ठी 5 इंडोर और 50 जिम की घोषणा हुई होगी तो चंबा में हुई है जी। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि आकांक्षी जिलों में एक एक सेक्टर को पकड़ के आगे बढ़ाना है, और जैसे हमारे विकसित राज्य या विकसित जिला हैं उनके मुकाबले में लाके खड़ा करना। सर आपने इंडोर स्टेडियम दिया, स्वागत है इसका, पर चंबा में कोई भी कोच नहीं, किसी भी गेम का कोच नहीं है। जब सुविधा होगी तो साथ में कोच भी होंगे। जैसे मैं खेल मंत्री बना, अब तक 450 कोचेस की हमने नियुक्ति की है। कोविड के टाइम मात्र 6-8 महीनों में करके दिखाए, आगे और कर रहे हैं। इसी तरह इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर जो हम बना रहे हैं कि कोई पूर्व खिलाड़ी अगर किसी खेल में प्रशिक्षण देना चाहता है तो 5 लाख रुपया साल का हम उनको देंगे। तो सोचिए किसी पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपए साल का मिल रहा है तो लगभग 40,000 रुपये प्रति माह उसको मिल रहा है। अपने जिले में रह के प्रशिक्षण दे सकते हैं, खिलाड़ियों को तराश सकते हैं। आज जब मैं चंबा के चौगान में था तो एक कमांडो साहब थे, वो बॉक्सिंग सिखा रहे थे। तो उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आइए बॉक्सिंग के खिलाड़ियों से मिलिए। मुझे जानकर खुशी हुई कि फौज से रिटायर होकर आकर वापस कंट्रीब्यूशन दें। तो वो चाहें, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो भी अपनी एकेडमी खोल सकते हैं। सर चंबा में इंडोर स्टेडियम खासतौर पर चंबा विधानसभा क्षेत्र में एक होगा कि 2 होंगे? 5 विधानसभाओं के लिए एक ही होगा। सर ये तीसरी बार घोषणा है इंडोर स्टेडियम की, मुझे जो नहीं आपने पता। की है। इससे पूर्व 2 बार पहले मुझे भी हो चुकी है। कोई पता नहीं किसने घोषणा की, कब तक। मैं पूरे रिकॉर्ड चेक करके आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये 5 कहे हैं, ये 1 साल के अंदर 5 बनाकर दे देंगे। और मैंने 25-26 साल की उम्र में धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, जब कोई कल्पना नहीं करता था, जब हमारे पास पैसा तक नहीं था, बगैर सरकार के किसी 1 रुपए की मदद के हमने धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उस समय बनाया। आज से 18 साल पहले बनाया। उस समय तो मैं न सांसद था न मंत्री था, लेकिन जोश उस समय भी था, जुनून आज भी है। सर क्या चंबा में भी ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिल जाए? यहाँ पे तो लोग ऐसे भी हैं जो भूमि देने को तैयार है। सबको आज भी जिस तरह से आपने नई साहब ने बोला कि 25-26 बीघा जो ज़मीन है वो अंतरनेशनल स्टेडियम के लिए दी जा सकती है, तो क्या चंबा में ऐसी युवा उपेक्षा रख सकते हैं सर? मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूँ, अगर क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय वाली, पर जिसमें रणजी ट्रॉफी के मैच हों, राष्ट्रीय स्तर के मैच हों, लीग्स हो सके, बाकी सब हो सके, उस स्तर का स्टेडियम जैसे बिलासपुर में, अमतर में, ऊना में, बाकी जगह बनाए, हम वैसा यहाँ पर भी बनाएंगे ताकि बड़े बड़े खिलाड़ी और स्थानीय खिलाड़ी भी उसमें खेल सकें। बात यह है जी, ये मुझे कहते 10-12 साल हो गए कि जिन जिलों में हमने स्टेडियम नहीं बनाए वहाँ पर राज्य की सरकारें ज़मीन दे, हम 2 साल के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे जी। मैं 2 साल कह के बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, और मुझे 12 साल से ऊपर समय कहते हो गया कि ज़मीन दो, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप भी ज़मीन इकट्ठी करने जाएंगे, अगर आपको 100 कनाल ज़मीन इकट्ठी करनी होगी तो कितने मालिकों से खरीदनी पड़ेगी, उसकी 118 की परमिशन की कितनी समस्या है। और हमने तो जब बनाए तो उसके बाद मुकदमे झेले जी। अब तक अच्छा काम करने का भी परिणाम क्या मिला, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और ज़मीन मिलेगी तो 1% किसी को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। कमेटी बोलती कि ज़मीन उचित है तो मैं कहता हूँ 5 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, 2 साल के अंदर ही पूरा करके दे देंगे। कोई किंतु परंतु वाला काम। 9 महीने के अंदर हमने अमतर स्टेडियम बनाया, 1.5 साल के अंदर हमने बिलासपुर का बनाया जहाँ पानी ऊपर आ जाता था सारा।
ये सब रिकॉर्ड समय पे किया है, आगे भी करने की इच्छा है। सर आपने बीसीसीआई में रहते हुए रणजी के जो प्लेयर थे, पूर्व प्लेयर थे, उनके लिए बड़ी फाइनेंशियल व्यवस्था अच्छी कर दी सर। लेकिन अब आप हिंदुस्तान के खेल मंत्री हैं सर। हम चंबा की ही जैसे बात करें एग्जांपल के तौर पे, आपने आज दोपहर को स्टेज से सवाल भी किया था कि चंबा में कोई खिलाड़ी अच्छे हैं। यहाँ सर हॉकी के कम से कम 20 नेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने 10-10 नेशनल खेले हैं। फुटबॉल के ऐसे हैं सर जिन्होंने नेशनल खेले हैं सर, लेकिन वो सिर्फ ये एजुकेशन कम थी, इस वजह से कोई मच्छी तल रहा है सर, कोई मूंगफली बेच रहा है। तो क्या इस तरह के जो खिलाड़ी हैं सर उनके लिए भी कोई नीति बना रहे हैं सर? देखिए, बहुत सारे खिलाड़ियों को जिन्होंने मेडल जीते उनको अभी तक भी पेंशन भारत सरकार देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती। उसके मापदंड है, उस पर जो क्वालिफाई करता है उसको मिलती है। सर दूसरा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो समय समय पर आपके मुख्यमंत्री बनने का जो है वो एक सवाल छोड़ जाते हैं सर। तो ये मनीष सिसोदिया का आपके प्रति प्रेम है सर, या ये आपको रोकने का प्रयास है सर? वैसे तो अनुराग का मतलब ही प्रेम होता है, और इन सब का मेरे प्रति प्रेम बहुत जागा है। कभी कांग्रेस मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कभी कोई दूसरा दल बनाना चाहता है। ये इच्छाएं क्यों प्रकट हो रही मुझे पता नहीं, आप नहीं चाहते सर? लेकिन मैं आप नहीं चाहते सर? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा के निर्णय दूसरे दल तय नहीं करते। भाजपा का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और उसके लिए कोई कुछ बार कहता रहे उसका कोई महत्व नहीं है सर। एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने बहुत अच्छी सरकारें चलाई हैं, और ये डबल इंजन की सरकार के कारण हिमाचल का चहुमुखी विकास हुआ है, और हम आगे भी करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। सर, हिमाचल में 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको आप कितने चुनौती भरा देखते हैं आम आदमी पार्टी? कहाँ पर है? हिमाचल कहाँ है कहाँ? सर मंडी में भी बड़ी रैली की उन्होंने, है ना जी, और शिमला में रैली की थी, तो फिर कहीं ना कहीं तो है सर। धर्मशाला में थी। मुझे लगता है मीडिया पे कुछ देखना और धरातल पर कुछ देखना बहुत अंतर है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का सह प्रभारी था, 403 सीटों पर चुनाव हुआ। ये आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी लड़ी और सब जगह पर जमानत जब्त हुई, सब जगह पर जमानत जब्त हुई जी, एक जगह नहीं बचा पाए। और आज कह रहा हूँ यहाँ पर नहीं बचा पाएंगे। सर, दूरसंचार जिनका अपना पार्टी का अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष एक ही झटके में चले जाए और बाकी भी चले जाए, है कहाँ जी? सर, दूरसंचार के लिए, चंबा के लिए आप विशेष क्या करेंगे? दूरसंचार के लिए, क्योंकि आपने ठीक कहा, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ एक और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है, दूसरी ओर टेलीकॉम टावर्स के माध्यम से आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है, और आज डेटा और वॉइस ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पिछले कुछ समय वॉइस से ज़्यादा डेटा का महत्व बढ़ गया है, तो इसलिए हम 2G टेक्नोलॉजी से तेज़ी के साथ 4G टेक्नोलॉजी पर सीधा गए। लेकिन अभी भी देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया है, उसके लिए हमने पीछे 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। ऐसे 12 राज्यों में जहां पर नक्सल प्रभावित इलाके, वहां पर टावर्स लगेंगे, 2G टावर को 4G किया जाएगा, ऐसे बाकी जगह पर भी है। आज मैंने जो बैठक ली है आकांक्षी जिला की, उसमें बात उभर कर आई कि यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा है कि यहाँ पर टावर लगाने के लिए यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, USOF उसको कहते हैं, उसके माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि पैसे मंजूर करवाए जाए और जिला चंबा में टावर्स की जो दिक्कत है उसको कुछ हद तक दूर किया जाए। सर, आप करीब 4.5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव थे 2017 में, तो आप पांगी गए थे सर, वहाँ जन संबोधन किया था आपने, और पांगी के लोगों से आपने एक प्रॉमिस किया था सर। तो पांगी के लोगों को आज भी उस प्रॉमिस के जो है पूरा होने बताइए ना सर। एक आपने सर बोला था कि यहाँ से GLR जी जीतते हैं, भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं तो मैं दोबारा पांगी आऊँगा। दूसरा आपने बोला था कि आपको एक स्टेडियम भी मिलेगा सर।
दे दिया आज। सर मुझे पांगी नहीं भी आना पड़ा तब भी मैंने दे दिया। सर पांगी उस और- तरफ, बरमौर उस तरफ, वो थोड़ा सा है सर और पांगी के लोगों ने जो प्यार दिया है मुझे आज भी वो सभा याद है। हम लोग अपने चुनाव में शायद 2 दिन भी नहीं दे पाए। उस दिन मैं हमीरपुर से चला था, मैं लगभग मेरा आधे से ज़्यादा दिन, क्योंकि 2 बजे मैं वहाँ से वापस गया पौंगी बरमौर से, जिलाल जी को याद होगा ये सभा करके। फिर वहाँ से मैं किन्नौर गया जी, रामपुर गया, रामपुर से वापस यहाँ पे आया घुमारवीं, वहाँ के कार्यक्रम किए। तो जो कहा था हमें वो करना ही है, लेकिन आखिरकार ये सब चीज़ें ज़मीन पर बनती हैं, ज़मीन के साथ DPR बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है। तो इसके लिए प्रयास करने होते हैं, जो स्थानीय लोगों को, सरकार को करना होता है वो करेंगे। मेरे पास आज अनुरोध आया, मैंने घोषणा कर दी। अब इसके अगला पेपर वर्क जो है वो राज्य की सरकार का जिम्मा है। वो जैसे कागज बन के आएंगे पैसा मंजूर कर देंगे। सर डबल इंजन की सरकार है, फिर फायदा तो देना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब कितनी तेजी से कागज वहाँ से बनते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पांगी के लोग जो है वो एक टनल मांग रहे हैं सर पिछले 50 सालों से। पिछली सरकार है या पिछली पार्टियां जो भी करती रही सर, लेकिन इस टाइम हिमाचल को उम्मीद आपसे है, क्योंकि सही मायने में हिमाचल के वकील इस टाइम आप हैं सेंटर में। तो सर इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा सर? वकील मुकदमा ठीक लड़ेगा। निर्णय पक्ष में आ जाएगा सर पांगी की? जज के ऊपर निर्भर करता है। सर आपने यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी दिए और जिम भी दिए, उसके लिए बड़ी बड़ी थैंक्स आपको। और आपने एक चीज़ बोली है FM की। मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने मुझे याद करवाया। हंसराज जी ने मांग भी की और मैं शायद मन से कहना भूल गया, लेकिन जिस जिला की साहित्य, कला, संस्कृति वो अपने आप में बहुत बड़ी हो, उसको कम से कम रेडियो कनेक्टिविटी से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडियम वेव्स है, FM की कमी है, और आज मैं एक सूचना प्रसारण मंत्री के नाते कहकर जा रहा हूँ, उस कमी को दूर किया जाएगा। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से कर देंगे। थैंक यू सर। इसी साल से शुरुआत कर देंगे। एकदम से सारा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी साल से, इसी साल का मतलब 2022-23 के इसी वित्तीय वर्ष में लगा कर देंगे। सर खालिस्तान प्रकरण जो रहा और पुन्नू की धमकी से, उस पर आपकी क्या राय है सर? आप क्या कहेंगे? कुछ लोग समाज में तनाव दरार पैदा करना चाहते हैं, इसको जितना इग्नोर किया जाए उतना अच्छा, और कार्रवाई जहाँ करनी चाहिए। इसका बहुत उल्लेख करने से भी कुछ नहीं होता है। जब पंजाब में दिक्कत थी तब भी हिमाचल में शांति बनी रही और बनाए रखनी चाहिए। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने सदा प्राथमिकता दी है भाईचारे को, राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति को रखती है। सत्ता से ज़्यादा देश की सुरक्षा और सेवा के ऊपर बल देती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमने गठबंधन दल भी पंजाब में वर्षों तक निभाया, हिंदू सिख एकता के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए, और आगे भी हमारी प्राथमिकता उसी दिशा में होगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती चले जाती है, लेकिन देश और देशवासियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सर मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, आपने अपने अभिवादन में भी कहा, मगर चंबा जिला का दुर्भाग्य है, यहाँ पे जो डॉक्टरों की विशेषज्ञों की कमी चल रही है। हाल ही में राज्य गवर्नमेंट ने 40 डॉक्टर भेजे आनंद फानन में। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का विजिट हो गया उसके बाद वो डॉक्टर वापस बुला लिए गए। आप हमारा हिमाचल का नेतृत्व करते हैं और सेंटर में बैठे हैं, तो इस अभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास? देखिए, जब मैं आ रहा था शायद आप में से कोई बाहर उस समय नहीं था। मैं जब गली में भी आया, मैं गाड़ी से उतर गया जी, क्योंकि 4 लोग खड़े थे, मैं उनको जानता नहीं था। मुझे लगा स्टूडेंट्स है, वाइट कलर का कोट पर एप्रन पर पकड़ रखा है, मुझे लगा डॉक्टर्स है। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास गया, वो मेरे पास नहीं आए जी। मैंने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा, सर हम तो आपसे मिलने आ रहे थे।
उनके आने से पहले मैं उनके पास गया, उनकी बात मैंने सुनी और उनकी चिंता बिल्कुल सही है जी। जो बच्चे नीट का टेस्ट पास करके किसी मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, आखिरकार ये केवल उनके बच्चों के भविष्य की बात नहीं, हम उनको शिक्षा और किस तरह की स्किल्स और ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भविष्य में लाखों लोगों का इलाज करेंगे। ये उनके इन वर्षों के ऊपर बहुत महत्व रखता है और मैंने उनको वायदा किया है कि मैं वापस आकर राज्य की सरकार के साथ भी और केंद्र सरकार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे मैं इस विषय पे बात करने वाला हूँ। और कल सुबह, इसीलिए मैं कल सुबह 7:30 बजे या 8 बजे तक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने भी जा रहा हूँ। जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका निरीक्षण करने।